मैं एक पाकिस्तानी जासूस 70 की दिहाई में भारत में एक अहम मिशन पर। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। चार भारतीय जर्नैलों की डायरियां मेरे कब्जे में थीं। इन डायरियों का एक एक सफ़ा बेशकीमत मालूमात से भरा हुआ था। सबसे अहम चीज आइंदा भारतीय हमले का मुकम्मल प्लान और बॉर्डर पर भारतीय फौजों की पोजीशन। चार मुख्तलिफ जगहों से बैक वक्त हमला करने की एरो बनाकर निशानदेही, हमलावर फौजों के लिए तोपखाने के कवर, इन्फेंट्री डिविजन्स में पहले से मौजूद टैंक रेजिमेंट्स की तादाद, एक पूरे टैंक डिवीजन का सियालकोट और लाहौर सेक्टर पर बैक वक्त हमला और पाकिस्तानी अफवाज के मुमकिना जवाबी हमले की जगहों का तयन किया गया था। इस नक्शे और मुतल्लिका कागजात में इनकी तफसील देखकर यूं महसूस होता था कि हम भारतीय हाई कमांड के ऑपरेशन रूम में मौजूद हैं, जिसमें जंग के दौरान हर एक महाज की तफसील मौजूद होती है। कागजात के मुताबिक भारतीय नेवी और एयरफोर्स ने कराची को अपनी गोलाबारी का निशाना बनाना था और सुबह सिंध को सड़क और रेल से बाकी पाकिस्तान से काटना था। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बाकायदा अफवाज के साथ मिलकर हैदराबाद और कराची पर कब्जा करना था। भारतीय वजीर आजम को भेजे गए खत में यकीन दहानी करवाई गई थी कि अगर प्लान के ऐन मुताबिक हमला किया गया तो 80% यकीनी कामयाबी थी। कामयाबी की सूरत में मफतूहा इलाकों में फौजी गवर्नर मुकर्रर करने के लिए चंद जर्नैलों के नामों की सिफारिश भी की गई थी। बाकी डाक के पैकेट में हस्बे मामूल अहम नौयत के खुतूत थे। मैंने साथियों को फौरी तौर पर उन सब की तस्वीरें और कॉपियां बनाने पर लगा दिया। नक्शे की भी कई तस्वीरें उतारी गईं, लेकिन मैं मुतमईन नहीं था। मैं चाहता था कि इस नक्शे की हूबहू कॉपी बनाई जाए। नक्शे की कॉपी कैसे बनाई जाती, मुझे और मेरे साथियों को इस बारे में कुछ इल्म नहीं था। मैं अल्लाह का नाम लेकर शहर में किताबों और नक्शों के एक बड़े स्टोर पर चला आया। वहाँ हर जगह के नक्शे मौजूद थे। मैंने बहरुल काहिल के एक निस्बतन गैर मारूफ जजीरे पापा न्यू गिनी का नक्शा मांगा, जो बड़ी तलाश के बाद सेल्समैन ने मुझे ला कर दिया। मैंने कहा कि मुझे इस जैसे 6 और नक्शे दरकार हैं। सेल्समैन ने माजरत की कि सिर्फ एक ही नक्शा मौजूद है। मैंने कहा नक्शे को हूबहू कॉपी करने के लिए जो कागज इस्तेमाल होता है वो मुझे चाहिए। उसने उस कागज का नाम गालिबन ट्रेसिंग पेपर बताया। 12 और 24 इंच के स्केल, मुख्तलिफ अकसाम की पेंसिलें और मुख्तलिफ रंगों के हाईलाइटर, एक बोर्ड और नक्शे को बोर्ड पर लगाने के लिए पिन्ने खरीद ली और साथियों के घर लौट आया। कॉपी करने वाले कागज का रोल ट्रांसपेरेंट था और उसे नक्शे के ऊपर जमा कर लगाने से नक्शा साफ दिखाई देता था। मैंने मैट्रिक तक ज्योमेट्री पढ़ी थी और इसी इब्तिदाई इल्म की बिना पर मैंने नक्शे की 2 कॉपियां बनाने का काम संभाला। यकीन जानिए कि मेरी जिंदगी में नक्शे की कॉपी बनाने की ये पहली कोशिश थी। लकड़ी के बोर्ड पर नक्शा और उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर पिन्नों से जमा कर लगा दिया और अल्लाह का नाम लेकर नक्शे में बनी पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर लाइन बनाई और चंद घंटों की मेहनत के बाद नक्शे को हूबहू बमा हर एक तफसील और रंगों के ट्रेसिंग पेपर पर मुंतकिल करने में कामयाब हो गया। चंद मिनटों के तौक़ुफ़ के बाद मैंने दूसरा ट्रेसिंग पेपर उसी नक्शे की एक और कॉपी बनाने के लिए लगाया। इतनी बड़ी कामयाबी ने हमें भूख और थकन का एहसास भी न होने दिया। हमारा एक साथी हर घंटे के बाद चाय और बिस्किट हमें पेश करता, जिससे हम तरोताजा हो जाते। मेरे नंबर 2 ने बताया कि छोटे कैमरे की फिल्में खत्म हुआ चाहती हैं। मैंने इन फिल्मों के रोल पर तहरीर, उनका साइज और कंपनी का नाम पढ़कर अपने नंबर 2 को कहा कि कनॉट सर्कस में कोडैक की एजेंसी और सेल शॉप है, वहां जाकर पता करे, शायद इस साइज की फिल्म मिल जाए। मैंने उसे कैमरे में पढ़ने वाले सेल भी लाने का कहा। 1 घंटे के अंदर ही मेरा नंबर 2 खुश खुश वापस लौटा। उसने सेल शॉप में उस साइज की मौजूद सारी की सारी 32 फिल्में खरीद ली थी और कैमरे के लिए बहुत से फालतू सेल भी ले आया था। हम अपने काम में जुटे हुए थे। स्लेटों से धड़ाधड़ कॉपियां बन रही थी। कैमरे से हर सफ़े के 2-2 फोटो बनाए जा रहे थे और मैं नक्शे की दूसरी कॉपी बनाने में मशगूल था। आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी जब हमने काम खत्म किया। अब हमारे पास डायरियों के हर सफ़े की 2-2 कॉपियां और कैमरे से उतारे 2-2 अक्स मौजूद थे। तारापुर की फाइलों की भी 2-2 कॉपियां और 2-2 अक्स मौजूद थे। नक्शे की हूबहू 2 कॉपियां ट्रेसिंग पेपर पर बन चुकी थी। काम खत्म हुआ तो हमें भूख और थकन का एहसास हुआ। मेरे साथियों ने बताया कि घंटा घर के करीब एक दरमियाने दर्जे का रेस्टोरेंट रात भर खुला रहता है। मैंने एक साथी को खाना लाने और दूसरे को उसे कवर देने के लिए भेजा और उनके आने से पहले हमने यशवंत को वापस करने वाली फाइलें, नक्शा और मुतल्लिका कागजात,
डायरियां और डाक अलहदा करके थैले में डाल दी। पाकिस्तान भेजने वाली डाक, नक्शा, डायरियों की कॉपियां और फिल्म रोल अलहदा करके एक पैकेट बनाया और अपने पास रखने वाली कॉपियां और नक्शा बनाकर उसे अलग पैकेट में बंद कर दिया। जब हम खाना खाकर फारिग हुए तो रात इतनी गुजर चुकी थी कि मैंने साथियों के हमरा ही बकिया रात गुजारने का फैसला किया। यशवंत को डाक वापस करने का वक्त गुजर चुका था। मैंने एक चिट पर उसे अगले दिन यानी इतवार को शाम 7 बजे चावड़ी बाजार के रेस्टोरेंट में मिलने को कहा और साथियों को कहा कि अलसुब डाक का थैला और मेरी चिट यशवंत को घर पर पहुंचा दें। अगली सुबह जब मैं बेदार हुआ तो 8 बज चुके थे और मेरे साथी यशवंत को डाक का थैला देकर वापस आ चुके थे। नाश्ता करने के बाद मैं अपने होटल रवाना होने ही वाला था कि मुझे ख्याल आया कि 10 बजे पाकिस्तान से हमारा वायरलेस पर राब्ता होना है। मैंने वायरलेस ऑपरेटर को कहा कि राब्ता होने पर ऑल ओके मैसेज रिसीव्ड के अलावा कोड में जैकपॉट सेंड मोस्ट रिलायबल टू कलेक्ट ये भी ट्रांसमिट कर दे। ये पैगाम भेजने के बाद मैं अपने होटल चला आया और लंबी तान कर सो गया। शाम को मुझे यशवंत को मिलना और उसकी ख्वाहिश की तकमील के सिलसिले में अपना किरदार अदा करना था। शाम को मैंने होटल के लॉकर से पैसे निकाले और 7 बजे चावड़ी बाजार के रेस्टोरेंट में पहुंच गया। यशवंत मेरे इंतजार में वहां पहले ही से बैठा हुआ था। आज उसकी हालत दीदनी थी। अपनी आरज़ू की तकमील, इतने करीब आने की खुशी और जो काम वो कर बैठा था उसका खौफ बैक वक्त उसके चेहरे से आया था और इन दोनों कैफियतों पर काबू पाने की कोशिश में उसने बहुत ज्यादा चढ़ा रखी थी। मैंने उसे उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी तो वो कहने लगा, साहब जिस रोज जनरल साहब छुट्टी से वापस आए उसी रोज अपनी डाक पढ़ने के बाद मुझे टाइपिंग के लिए बुला लिया। मैंने जनरल साहब की मतलूबा फाइल निकालने के लिए सेफ खोली तो सेफ की चाबियां बजाय सेफ के ताले में छोड़ने के अपनी जेब में डाल ली और टाइप करने के दौरान तीनों चाबियों के नक्श साबुन पर उतार लिए। जब काम खत्म हुआ तो सेफ बंद करके चाबियां जनरल साहब को लौटा दी। चाबियों के नक्श तो मेरे पास थे लेकिन चाबियां बनवाने में बहुत दुश्वारी पेश आई। चाबियां बनाने वाली 2 दुकानों पर गया तो उन्होंने नक्श की चाबी बनाने से इनकार कर दिया। एक और दुकान पर गया तो उसने कहा कि ये खतरनाक काम हम नहीं करते, छत्ता लाल मियाँ में बशीरा गैराज वाले के पास जाओ। मैं छत्ता लाल मियाँ में ढूंढता हुआ बशीरे के गैराज में पहुंचा तो उसने नक्श देखकर पूछा कि किसने भेजा है। मैं डरा हुआ तो बहुत था, यूं ही कह दिया कि बड़े साहब ने भेजा है। बशीरे को जैसे कुछ याद आ गया, कहने लगा, अच्छा तो बड़े साहब को फिर कोई सेफ खोलनी है। मैंने सर हिलाकर असबात में जवाब दिया तो बशीरा मुझे गैराज के पिछले हिस्से में ले गया। वहाँ लिथ मशीन लगी हुई थी। 2 घंटे में उसने तीनों चाबियां बनाकर मुझे दे दी और कहा, बड़े साहब को कहना कि माल में से मेरा हिस्सा निकाल कर अलग रख दें, मैं किसी को भेज कर मंगवा लूंगा, खुद यहाँ ना आए, लोग शक करते हैं। मैं हैरान और सरासीमा सा था कि जिस बड़े साहब के मुगालते में बशीरे ने चाबियां बना कर दी हैं, जब उन्हें पता चलेगा तो मालूम नहीं कि वो मेरे साथ क्या सलूक करें। चाबियां लेकर मैं भागम भाग उस इलाके से निकला और फैसला कर लिया कि आइंदा कभी भी छत्ता लाल मियाँ नहीं जाऊंगा। हफ्ते को काम का आधा दिन होता है। जनरल साहब के जाने के बाद भगवान का नाम लेकर मैं उनके कमरे में गया। चाबियां बिल्कुल सही बनी हुई थी। सेफ खोलने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई और चंद मिनट में मैं फाइलें, डायरियां, नक्शा और कागजात अपने थैले में डालकर कमरे से बाहर आ गया। अब एक मुश्किल बाकी है। कल सोमवार को मुझे जल्द दफ्तर जाकर जनरल साहब के आने से पहले सब चीजें सेफ में वापस रखनी है। यशवंत ने मुझे ये सब तफसील अपनी बहादुरी दिखाने और मुझसे दाद पाने के लिए सुनाई थी। मैंने भी उसे भरपूर दाद दी और कहा कि जब इतना मुश्किल मरहला तुमने खुश उसलूबी से तय कर लिया है तो बाकी भी आसानी से कर लोगे। मैं चाय पी रहा था और यशवंत को मेरी खामोशी खटक रही थी। कहने लगा, साहब आपका काम तो मैंने सर हथेली पर रख कर पूरा कर दिया, अब वो शिम्मी। इतना कहकर वो रुक गया और मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। मैं खामोशी से उसकी इस उम्मीद व बीम की कैफियत से लुत्फानंदोज होता रहा। मैंने चाय खत्म की। मेरी खामोशी का चंद मिनट का वक्फा यशवंत के लिए सदियों पर भारी था। उसने मेरा बाजू थाम कर मुल्तजी लहजे में कहा, साहब आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ और कहा, यशवंत बाबू तुमने हमारा काम किया है और अब हम तुम्हारा काम करते हैं। ये सुनकर यशवंत भी मेरे साथ ही खड़ा हो गया। रेस्टोरेंट का बिल अदा करके हम बाहर आ गए। मैंने उसे आगे आगे चलने का कहा और थोड़ी देर में ही यशवंत और मैं शिम्मी के बाला खाने पर पहुंच गए। हमने शिम्मी की माँ को पिछले कमरे में बुलाया। यशवंत जो शिम्मी की माँ के सामने पहले भीगी बिल्ली बना बैठा रहता था, आज उसके अंदाज ही कुछ और थे और वो बढ़ बढ़ कर बातें कर रहा था। काफी देर तक वहाँ मामलात तय होते रहे। बिलाखिर ये फैसला हुआ कि शिम्मी की माँ को फिलहाल मजीद 20,000 रुपए दे दिए जाएं और बकिया रकम रस्म के तय होने के दिन उसे दी जाए। मैंने 20,000 यशवंत को दिए और यशवंत ने
वो फौरन ही शिम्मी की माँ को दे दिए। यशवंत ने मुतालबा किया कि आज महफिल के दौरान शिम्मी की माँ तमाम तमाशबीनों के सामने इस रस्म का ऐलान करे। शिम्मी की माँ को भला क्या एतराज हो सकता था। मैंने यशवंत के मुतालबे पर 2000 उसे दिए। यशवंत वहीं बैठ गया और मैं वापस चला आया। वापसी पर मैं सोच रहा था कि ज़र, ज़मीन और जन ही हर फसाद की जड़ है, और इसमें एक लफ्ज वतन से गद्दारी भी फसाद में शामिल कर लिया जाए तो बहुत मुनासिब रहेगा। अगले 2 रोज मैं बिल्कुल फारिग रहा। मंगल को यशवंत ने हस्बे मामूल डाक मेरे साथियों को दी, जिसकी कॉपियां बनाकर डाक उसे लौटा दी गई। अब मुझे आइंदा बुध को पाकिस्तान से वायरलेस पैगाम का इंतजार था। बुध को सुबह ही मैं साथियों के घर चला गया। मुकर्रर वक्त पर वायरलेस सेट ऑन किया। राब्ता कायम होने पर पाकिस्तानी मैसेज मिला, जिसे डिकोड किया गया। मैसेज में कहा गया था कि आइंदा इतवार एक स्पेशल कोरियर, जिसे मैं जानता हूँ, अपने साथियों के हमरा मुझे सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर 11 बजे मिलेगा। तमाम डाक उसके हवाले कर दी जाए। मैंने अपने साथियों से मशवरे के बाद ये फैसला किया कि जनरल की सेफ से हासिल शुदा नक्शा, डायरियों और फाइलों की एक कॉपी के अलावा यशवंत से मुतल्लिका तस्वीर की भी एक कॉपी अपने पास रखी जाए, और शुरू से अब तक के मिशन के दौरान अपने पास रखी जाने वाली सब कॉपियां जला दी जाएं। हमने ये कॉपियां अपने पास महज इसलिए रखी थी कि खुदा न खास्ता अगर कोरियर दौरान सफर पकड़ा जाए तो हासिल शुदा मालूमात जाया होने से बच जाएं और हम दोबारा उन्हें पाकिस्तान पहुंचाने की कोशिश करें। मैंने इस बार भी जनरल की सेफ से मुहैया इंतहाई अहम मालूमात की एक कॉपी अपने पास रखने का फैसला किया, ताकि अगर इतवार को डाक ले जाने वाले स्पेशल कोरियर किसी मुश्किल से 2-4 हो जाएं तो मालूमात का ये खजाना जाया होने से बच जाए। गुज़श्ता तमाम डाक की रिजर्व कॉपियां जलाने का हमारा मकसद ये था कि हमारे पास कॉपियों का ढेर किसी अचानक खतरे की सूरत में हमारी मोबिलिटी को कम कर सकता था, और पकड़े जाने की सूरत में हमारे खिलाफ एक मुकम्मल सबूत के अलावा दुश्मन हमारी हासिल शुदा मालूमात की रोशनी में अपने प्लान्स को तब्दील कर सकता था। ये फैसला करने के बाद मैंने अपने साथियों को कहा कि गुज़श्ता तमाम कॉपियों को जलाकर जाया कर दें। शाम तक ये काम भी मुकम्मल हो गया। स्पेशल कोरियर की आमद तक मैंने साथियों को सब सरगर्मियां मां सिवाय यशवंत से डाक लेने के मुअत्तल करने का कहा और अपने होटल वापस चला आया। यशवंत की रस्म की अदायगी आइंदा हफ्ते की शाम ठहरी। मैंने यशवंत को बकिया रकम भी दे दी। मेरे पास 2-3 रोज फरागत के थे। चांद की 14वीं तारीख भी 2 दिन बाद थी। मैंने ताजमहल आगरा देखने का प्रोग्राम बनाया और अगली सुबह आगरे के लिए ट्रेन पकड़ी। इंतहाई एहतियात और हाजिर दिमागी के बावजूद इस सफर के दौरान मुझसे एक ऐसी गलती हो गई जिसके मुतालिक मैं आज भी सोचता हूँ तो हंसी आ जाती है, और अपनी गलती का मुतवक्के अंजाम सोचकर मैं कांप उठता हूँ। रेल का सफर मैं हमेशा कोशिश करता था कि 3rd क्लास में करूं। उसकी वजह ये थी कि रश की वजह से उस क्लास में हर कोई जगह बनाने और अपने सामान की फिक्र में मसरूफ रहता है और दूसरे मुसाफिरों की तरफ कम ही तवज्जो दे सकता है। मुझे डिब्बे में खिड़की के साथ सिंगल सीट मिली। मेरे सामने की सिंगल सीट पर एक हिंदू ब्राह्मण माथे पर तिलक लगाए उल्टी धोती बांधे बैठा हुआ था। आगरा पहुंचने से करीबन आधा घंटा कबल उस ब्राह्मण ने ढक्कन वाली पीतल की चमकती हुई गड़वी निकाली और हाथ की ओक में पानी उंडेल कर पीने लगा। मेरी प्यास भी अचानक जाग उठी थी। मैंने उस ब्राह्मण को कहा, महाराज अगर कष्ट न हो तो हमें भी जल पीने को दें। ब्राह्मण ने गड़वी मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने पानी अपने हाथ की ओक बनाकर पीना चाहा तो सारा पानी मेरी हाथ की उंगलियों के खला से नीचे बहने लगा। ब्राह्मण ने मुझे इस मुश्किल सूरत में घिरा देखकर मुस्कुराकर कहा, महाशय आप गड़वी को मुंह लगाकर जल पी लें। मैंने गड़वी को मुंह लगाकर सेर होकर पानी पिया और शुक्रिया के साथ गड़वी उसे वापस कर दी। मैं खिड़की से गुजरते हुए मनाजिर से लुत्फानंदोज हो रहा था कि अचानक कोयले का एक जर्रा मेरी नाक में घुस गया। भारत में उस दौर में अक्सर रेलवे इंजन कोयले से चलते थे। मुझे छींक आई और बेख्तियार मेरे मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह निकला। ब्राह्मण ने मुझे घूर कर देखते हुए गुस्से भरी आवाज में पूछा, तुम मुसलमान हो? उसे अपनी गड़वी के भ्रष्ट हो जाने का गम और गुस्सा था। मुझे कुछ और न सूझा तो मैंने उसे सरगोशी में कहा, खामोश रहो, इस डिब्बे में कुछ पाकिस्तानी जासूस सफर कर रहे हैं। सिर्फ उन्हें मुतवज्जे करने के लिए मैंने ये लफ्ज कहा है, मैं दिल्ली में IB का ऑफिसर हूँ और दिल्ली से ही उन्हें पहचानने की कोशिश में हूँ। ब्राह्मण हैरान और शिशदर मुझे देखने लगा। मैंने अपने हवास पर काबू पाने की पूरी कोशिश की लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम दोनों इसी कैफियत का शिकार थे कि गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी। ये स्टेशन राजा की मंडी था, यानी आगरे का सिविल स्टेशन। अगला आगरा छावनी था। मैं डिब्बे से बाहर आ गया। ताजमहल दूर से दिखाई दे रहा था। हालात के तहत मैंने ताजमहल की सैर का प्रोग्राम मुलतवी किया। चंद मिनटों में ही गाड़ी रवाना हो गई और मैं वापस दिल्ली जाने वाली गाड़ी के इंतजार में वेटिंग रूम में बैठ गया। वापसी के लिए मैंने 2nd क्लास का टिकट लिया और शाम ढलने से पहले दिल्ली पहुंच गया। वापसी के सफर के दौरान भी मैं परेशान रहा। दिल्ली पहुंचकर मैंने फैसला किया कि आगरा जाने और ताजमहल देखने का प्रोग्राम 2-3 माह के लिए भूल जाऊं। मुझे क्या खबर थी कि आइंदा चंद रोज में ही मेरे साथियों को एक हंगामी मिशन पूरा करने के लिए आगरा जाना पड़ेगा।
अगले रोज सुबह 10 बजे अब्दुल करीम मेरे होटल में आया। उसने बताया कि कर्नल शंकर 2 दिन आगरा में रहकर गुज़श्ता शाम वापस लौटा है। रात को नशे में कह रहा था कि आगरे में पहले पकड़े गए पाकिस्तानी जासूसों का वाकया अभी ठंडा नहीं हुआ था कि 2 और पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं। हेडक्वार्टर्स की तरफ से उसे इस सिलसिले में आगरा जाना पड़ा। वो भारतीय इंटेलिजेंस का शिकवा कर रहा था कि जिस जगह सेफ हाउस में पाकिस्तानी जासूसों को तफ्तीश के लिए रखा गया है वो राजा की मंडी के रेलवे स्टेशन से आगरा की जानिब बने रेलवे आउटर सिग्नल के साथ ही वाक़ है और उसे रिसीव करने वाले DMI यानी डायरेक्टोरेट मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमियों ने रेलवे स्टेशन से लेकर सेफ हाउस तक रेलवे पटड़ी के किनारे किनारे उसे पैदल चलाया। अब्दुल करीम ने अपने मुताल्लिक फिर मेरी मिन्नत समाजत शुरू कर दी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं जल्द ही उसके लिए कुछ करूंगा। कुछ और बातें करने के बाद मैंने उसे 200 रुपए दिए और रुखसत कर दिया। नए पाकिस्तानी जासूसों के पकड़े जाने की खबर ने मुझे पजमुर्दा कर दिया था। मैं अपने साथियों के घर चला गया और उन्हें ये खबर सुनाई। मेरे साथी जवान, निडर और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार थे। ये बात सुनकर वो भड़क उठे और कहने लगे कि इन जासूसों को छुड़वाने के लिए हमें फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे 3 साथी गैर शादीशुदा थे। उनमें से एक कहने लगा, सर जब से हम भारत में दाखिल हुए हैं हमने ज़हनी तौर पर यह तस्लीम कर लिया है कि हम अपने खून का आखिरी कतरा तक अपने वतन की हुर्मत और हिफाजत के लिए निछावर कर देंगे। जो पकड़े जा चुके हैं वो भी हमारे भाई हैं और यकीनन यही जज्बा लेकर वो भारत में दाखिल हुए होंगे। अगर हम उन्हें बचाने में कामयाब हो जाएं तो हमारे लिए ये अपने मिशन में कामयाबियों से ज्यादा अहम होगा। चौथे साथी ने कहा, सर अगर खुदा न खास्ता आप या हम में से कोई पकड़ा जाए और बाकी साथियों को उस जगह का इल्म हो जाए तो क्या हम यूं ही खामोश बैठे रहेंगे? गिरफ्तार होने वाले भी हमारे अपने हैं और उन्हें छुड़वाने के लिए हमें कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं करना चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि मैं उनके इस जज्बे की कदर करता हूं, लेकिन हमें जोश के साथ होश से भी काम लेना चाहिए। पूरे भारत की आबादी में हम 5 ही एक दूसरे की हकीकत से बाखबर हैं। हमें यहाँ सिर्फ अपने मिशन पूरे करने के लिए भेजा गया है। अगर हम अपने सीनियर्स की हिदायत के खिलाफ गिरफ्तार जासूसों को छुड़वाने का फैसला कर भी लें तो हमें पहले चंद बातों को मद्देनजर रखना होगा। सबसे पहले ये कि इन जासूसों की निगरानी पर कितने पहरेदार मुतय्यन हैं, उनके पास असलहा किस किस्म का है। नंबर 2 ये कि भारतीय तशद्दुद के बाद वो इस काबिल हैं भी कि हिरासत से छूटने के बाद फरार हो सकें। नंबर 3 ये कि वो फरार होकर कहां जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ का बॉर्डर तो भारत से उनके फरार होने के फौरन बाद सील कर दिया जाएगा। पहरेदारों से बगैर मुकाबले के हम उनको हिरासत से छुड़वा नहीं सकते। मुकाबले में हम जख्मी और गिरफ्तार भी हो सकते हैं और ऐसी सूरत में हमारा सारा मिशन उलट पलट हो सकता है। मैं तो उन्हें समझा कर वापस लौट आया। मेरे वहमो गुमान में भी न था कि मेरे जाने के बाद वो खुद ही सारी प्लानिंग करके मेरी इजाजत और इल्म के बगैर ही इस पर फौरी अमल पैरा हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।